नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें 2.09 और 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। ये बढ़ोतरी अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से की गई है। ये बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। प्रीमियम पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जा रही हैं। इस बढ़ोतरी के बाद नई दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 107 रुपये से 112.30 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में प्रीमियम पेट्रोल 115 से 120.30 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 112 से 117.30 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। प्रीमियम पेट्रोल बीपीसीएल का स्पीड, एचपीसीएल का पावर और आईओसीएल का XP95 के नाम से बिकता है। वहीं सामान्य पेट्रोल पुराने दाम पर ही मिलता रहेगा। फिलहाल इनके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पीछे मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और प्रीमियम फ्यूल में मिलाए जाने वाले एडिक्टिव्स की लागत बढ़ाना माना जा रहा है। तो सामान्य पेट्रोल के मुकाबले ये पहले से ही 5 से 10 रुपये महंगा होता है। अब इस बढ़ोतरी के बाद यह अंतर और बढ़ जाएगा। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब इंडस्ट्रियल डीजल भी महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडस्ट्रियल डीजल के रेट में बड़ा संशोधन करते हुए इसे 87.67 प्रति लीटर से बढ़ाकर 109.59 प्रति लीटर कर दिया है। इस फैसले के बाद औद्योगिक सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट लागत पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल डीजल आम पेट्रोल पंप पर नहीं बिकता है। इसे सीधे फैक्ट्रियां, बड़े जनरेटर, माइनिंग कंपनियां, कंस्ट्रक्शन साइट्स और पावर प्लांट खरीदते हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने ब्रांडेड और हाई ऑक्टेन श्रेणी के प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार अगर फ्यूल लागत में ये रुझान जारी रहता है तो इसका असर धीरे धीरे महंगाई और सप्लाई चेन पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल बाजार की नज़र अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और तेल कंपनियों के अगले फैसलों पर बनी हुई है। तो ऊर्जा बाजार के जानकारों का कहना है कि ये बढ़ोतरी वैश्विक कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता और आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ाया है, जिससे तेल कंपनियों की लागत में इजाफा हुआ है। इसी कारण चुनिंदा ईंधन श्रेणियों में कीमतों का पुनर्निर्धारण किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी है, उसका असर भारत पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि ऊर्जा संकट को लेकर सरकार बार बार ये कहती हुई नजर आई कि ऊर्जा का कोई संकट भारत में नहीं है, लेकिन अब उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल दोनों के दामों में वृद्धि की गई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जिस दिन से ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन से ये आशंका जताई जा रही थी कि इसका असर देर सवेर हमारे भारत पे भी पड़ेगा। हालांकि इससे पहले आप देख लो, खाड़ी देशों के जितने भी मुल्क हैं, चाहे आप पाकिस्तान देख लो, वहां पे भी रेट भी बढ़ गए तेलों के और भी चीजों के बढ़ गए। लेकिन गनीमत ये थी कि इंडिया इससे अभी अछूता था। लेकिन आज 20 तारीख शायद ऐसी वो डेट मुकर्रर थी कि जिस दिन ये होना था। अब ये जो डेट इफेक्ट किए गए हैं वो फिलहाल अभी जो प्रीमियम जो होता है, जो जिसकी रेट पहले भी शायद जो नॉर्मल रेट से ज्यादा था, 100 रुपए के आसपास था, उसमें 2-2.5 रुपए, 2.35 रुपए बढ़ाए गए हैं। और ऐसे ही डीजल में बढ़ाया गया। देखो, डीजल की खपत शायद ये देख लो कि डीजल और खेती किसानी एक दूसरे से चोली दामन का साथ रहता है। अब गेहूं की फसल खड़ी हुई है, कट जाएगी, उसके बाद में फिर नई फसल आएगी, तो डीजल की खपत तो हमेशा होती है और उसमें थोड़ी सी भी छेड़खानी करने का मतलब है सीधे सीधे किसानों की जेब को काटना, उनके जेब पे अतिरिक्त भार डालना। लेकिन अब सरकार भी इसमें क्या करेगी, जब माल ही पीछे से महंगा आ जाएगा। हालांकि पीछे से जो कच्चा आयल है वो ज्यादा महंगा भी नहीं किया गया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। स्टेट हॉर्मोज में वहां पे हमारे जहाज फंसे पड़े हैं, इक्का दुक्का वहां निकले हैं। तो जब ये चीजें एक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार कभी भी सरकार अपने ऊपर इस तरह का भार झेलती नहीं है। वो जैसे उनके ऊपर कुछ आती है बात तो सीधे सीधे ग्राहकों के ऊपर डाल देते। तो मुझे लगता है वही 20 तारीख आज है,
तो उन्होंने ये एक चीजें कर दी। लेकिन इसके बाद अभी नॉर्मल जो पेट्रोल है वो छोड़ा गया है और नॉर्मल डीजल भी छोड़ा गया है, एलपीजी वगैरह ये इन पे भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब पेट्रोल और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डीजल की अगर हम बात करें या स्पीड पेट्रोल की अगर हम बात करें तो स्पीड पेट्रोल पहले से ही महंगा था, अब इसको और ज़्यादा यहाँ पर उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त भार तो यहाँ पर लोगों पर पड़ ही रहा है। और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त बना हुआ है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये जो अतिरिक्त भार यहाँ पर लोगों पर पड़ रहा है वो जल्द खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग भी नहीं रहा। जैसे प्रीमियम पेट्रोल की बात कही जा रही है, इसमें बीपीसीएल जो स्पीड की कही जाती है, फिर दूसरा आ जाता एचपीसीएल पावर और दूसरा इंडियन ऑयल XP 990। तो इन तीनों कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। इन्होंने अपने ऊपर भार ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करी। हाँ, ये है जो रेगुलर जो फ्यूल प्राइस है वो उसको अभी कंट्रोल किया गया है। मुझे लगता है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए क्योंकि दिनचर्याओं का हिस्सा रहती है। आपको ऑफिस आना है, व्यक्ति को ट्रैवल करता है, कहीं भी जाना है, तो उनको जो भी तेल डलवाना होता है वो रेगुलर में आता है। अगर उसमें भी वृद्धि की जाएगी तो सीधा सीधा कहा जाएगा आम आदमी के जेब के ऊपर ये भार डाल दिया गया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मेरा तर्क है, मैं अगर ये कहूँ तो ये सहूलियत साज हम लोगों को भी ज्यादा दिनों तक मिल नहीं सकती है। इसका भी भार आज 2-4 दिन के ऊपर हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है क्योंकि जो तेल की प्राइसेस हैं वो सरकार तय नहीं करती है। वो उनको जैसे भी माल पीछे से जितना महंगा आएगा उसी हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाएगा, भार डाला जाएगा। सरकार इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। हालांकि देखा जाए जो वैरक में जो तेल हमारे पास आता है, कच्चा ईंधन होता है, तो उसकी कीमत 1 लीटर की बामुश्किल 35 रुपए पड़ती है। अब हमें कितने का मिल रहा है? 96-97 रुपए का। उसमें राज्य का भी टैक्स होता है, स्टेट का भी टैक्स होता है। दोनों टैक्सेस को मिला के जो उसकी मूल कीमत होती है उससे कम से कम 3 गुना हमसे वसूला जाता है। अब उसमें फिर 2 रुपए 3 रुपए और जब आप उसमें इजाफा कर देते हो तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारों को देखना चाहिए क्योंकि महंगाई की मार वैसे भी आज की डेट में हर चीजों में बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर ये अतिरिक्त भार पड़ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और रमेश जी, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार तो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि ऊर्जा का कोई संकट देश में नहीं है। लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं एलपीजी को लेकर, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी और अब उसके बाद पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, और कई जगहों पर तो ये भी खबरें चल रही है कि आने वाले समय में और भी चीज़ें जो हैं उन पर भी इसका व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में लोगों के अंदर जो पैनिक सिचुएशन है वो पहले से ही यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, संतरी जितने भी हैं वो इस बात को पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कोई भी अफवाह ना फैलाए। अफवाह किस बात की? अफवाह इस बात की कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी की किल्लत देश में नहीं है। आपको याद होगा कि परसों शाम को अपनी बिरादरी का एक पत्रकार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करा सिर्फ इसलिए कि वो एलपीजी की किल्लत को लेके एक रिपोर्टिंग कर रहा था। जी। एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर में धारा लिखी जाती है कि उन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश की। अफवाह किस बात की? कि गैस की किल्लत है, जबकि गैस पूरी मात्रा में है। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की नहीं है, फिर ये रेट क्यों बढ़े? तो ये रेट बढ़े हुए ये दर्शाते हैं कि किल्लत है, परेशानियां है। मैं फिर भी कह रहा हूं, पहले भी हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात करी है, अगर देश किसी संकट से गुजर रहा है तेल को लेके और एलपीजी की किल्लत को लेके, तो उस संकट में आप, हम, विपक्ष सब आपके साथ में है। जब कभी भी तनातनी जब बॉर्डर पे होती है तो सेना के साथ में जब विपक्ष भी खड़ा होता है, सरकार भी खड़ी होती है, सब भी खड़ी होती है, लेकिन स्थिति पैनिक नहीं की जाती है। स्थिति को यथा स्थिति बना के उसको प्रेजेंट किया जाता है, ना कि उसके ऊपर पर्दा डाला जाता है। एक तरफ आप पर्दा भी डाल रहे हो कि कोई किल्लत नहीं है,
और अफवाह मत फैलाओ। लेकिन उसके बाद आपने ये स्वीकार कर लिया रेट बढ़ा के कि भारत में किल्लत है, परेशानी है और ऊर्जा का संकट गहरा गया है। अब इतना गहरा गया तो आपको रेट को बढ़ाना पड़ा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही साथ प्रीमियम पेट्रोल के भी दाम में इजाफा किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये स्थिति बन गई है और इसी के चलते प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया है। वहीं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जोमैटो से खाना ऑर्डर करने पर अब आपको 2.40 ज़्यादा देने होंगे। कंपनी ने हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 19% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है और यूजर्स को अब हर ऑर्डर पर 12.50 के बजाय 14.90 प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। जीएसटी जोड़ने के बाद ये राशि और बढ़ जाएगी। जोमैटो के ऐप पर नई दरें लागू कर दी गई हैं। प्लेटफॉर्म फीस हर एक फूड ऑर्डर पर लागू होने वाला एडिशनल चार्ज है। ये जीएसटी, रेस्टोरेंट्स चार्ज और डिलीवरी फीस से अलग है। यह प्लेटफॉर्म प्रतिदिन 20 से 25 लाख ऑर्डर डिलीवरी करता है। जोमैटो की मुख्य प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी अभी टैक्स समेत लगभग 14.99 प्लेटफॉर्म फीस वसूल रही है। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी इन दोनों में से कोई एक कंपनी फीस बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी भी जल्द ही अपने दाम बढ़ा देती है। कंपनी ने 7 महीने में दूसरी बार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है। दामों में इस बढ़ोतरी के पीछे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तेल महंगा होने से डिलीवरी पार्टनर्स का खर्च बढ़ता है और कंपनी के लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस पर भी इसका असर पड़ता है। वहीं बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार आने के बाद से ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह से मुलाकात हुई। हमारी बातचीत हमारे आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुल रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया। एक बयान में बताया गया कि भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने अपनी सरकार की ओर से द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी कहा था कि आपसी हितों के आधार पर दोनों देशों के लोगों को भलाई के लिए भविष्य की सोच वाली और संतुलित साझेदारी बनाने पर जोर दिया जाएगा। बता दें कि दोनों ही देश रिश्ते सुधारने को लेकर अहम कदम उठा रहे हैं। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए रेगुलर और कंस्ट्रक्टिव बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। वहीं भारत सरकार के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पश्चिम एशिया के युद्धग्रस्त खाड़ी क्षेत्र वाले 9 देशों के एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। ये हिदायत एडवाइजरी के तौर पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से वहां का एयर स्पेस इस्तेमाल करना जोखिमों से खाली नहीं है। डीजीसीए ने भारतीय विमान कंपनियों को जिन 9 देशों के एयर स्पेस से दूर रहने को कहा है, उनमें युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ईरान और इजराइल के अलावा इराक, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और लेबनान शामिल हैं। इन 9 देशों के एयर स्पेस को लेकर डीजीसीए ने विमान कंपनियों से कहा है कि उड़ान के सभी लेवल और सभी ऊंचाइयों पर प्रभावित एयर स्पेस के भीतर संचालन से दूर रहें। यही नहीं, विमान कंपनियों से कहा गया है कि किसी भी तरह से ऑपरेशन जारी रखना ऑपरेटर के विवेक और उनकी सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमले को 20 दिन बीत चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ ही गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर दुनिया में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से मोटा टोल वसूलने का प्लान बनाया है। इसे लेकर दुनिया भर के देशों में बेचैनी की स्थिति बन गई है। इन सब के बीच अब ताज़ा हालात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का उत्थान हो रहा है, विश्व लड़खड़ा रहा है। उन्होंने जंग को लेकर कहा कि आज दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है, युद्ध को समाप्त भारत ही करा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत के कार्यालय का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी को जोड़ने वाला तत्व सिर्फ हमारे पास है, सारी परिस्थितियां हमारे पास है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जलुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा, बेटा नंदिल विश्व शर्मा और गुवाहाटी से बीजेपी की सांसद बिजुली कलिता मेदी मौजूद रहीं।
नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री ने गाड़ी पर सवार होकर खानापारा क्षेत्र के वेटरनरी फील्ड से लगभग 5.6 किलोमीटर दूर कामरूप जिला निर्वाचन कार्यालय तक रैली निकाली। फिर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री ने अपनी मां मृणालिनी देवी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शुभ काम की शुरुआत हमेशा मां के आशीर्वाद से होनी चाहिए। इन दिनों मैं उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पाता, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे आई असोमी की सेवा जारी रखने की शक्ति देता है। रात भर और तड़के हुई भारी बारिश के बावजूद सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग वेटरनरी फील्ड में इकट्ठा हो गए थे। वहीं केरल में चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केरल के लोग अब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने राज्य में यूडीएफ की सरकार बनाने की वकालत की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, टीम यूडीएफ ही टीम केरलम है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि हर उम्मीदवार केरलम के लोगों की आवाज़, उनकी उम्मीदों और उनके भरोसे से दर्शाता है। इस टीम में अनुभवी नेताओं के साथ साथ बदलाव लाने वाले युवा चेहरे भी शामिल हैं। ये पुरुषों और महिलाओं का एक ऐसा मजबूत समूह है जो अपने चुनाव क्षेत्र की बारीकियों और समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने केरल से अपने खास लगाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए केरलम एक घर की तरह है और वहाँ के लोग मेरा परिवार हैं। केरल के लोगों ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है और मुझे जितना प्यार और अपनापन दिया है, उसके लिए मैं उनका कर्जदार हूँ। मैं हमेशा आपका साथी बनकर रहूँगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि केरलम से मिलने वाला संदेश बिल्कुल साफ है, लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। वो एक ऐसी सरकार की तलाश में है जो उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं को समझे और ईमानदारी के साथ काम करके दिखाए। उन्होंने वादा किया कि आने वाली यूडीएफ सरकार के साथ मिलकर वो इस खूबसूरत राज्य के बेहतर भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि केरल जीतेगा और यूडीएफ नेतृत्व करेगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी सीधे जयंत चौधरी को नहीं बल्कि उनके स्टाफ को फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई। धमकी की खबर मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद की पहचान छिपाते हुए स्टाफ से कहा कि काम कर दो, नहीं तो जयंत चौधरी को खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉल करने वाले ने आधुनिक हथियारों का जिक्र करते हुए हमले की बात कही और फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद जब उसी नंबर से आए व्हाट्सएप संदेशों को देखा गया तो मामला और गंभीर नजर आया। व्हाट्सएप मैसेज में जयंत चौधरी का पूरा टूर प्रोग्राम मौजूद था, जिस पर आपत्तिजनक और हिंसक बातें लिखी गई थी। साथ ही आरोपी ने लोकेशन और वॉइस मैसेज भेजकर लगातार धमकियां दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जयंत चौधरी का ये टूर प्लान समिति लोगों को ही मालूम था। प्लान आरोपी तक कैसे पहुंचा, उसकी गहनता से जांच की जा रही है। उधर हनुमानगढ़ राजस्थान के जिला मुख्यालय पर पुलिस कर्मियों द्वारा पैदल गश्त की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई के नेतृत्व में मुख्य बाजार, बस स्टैंड रोड, श्री गंगानगर रोड और अन्य क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। गश्त का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और अपराधियों में भय का संदेश देना बताया गया। इस दौरान पुलिस ने व्यापारियों और आमजन से संवाद कर सूचना तंत्र मजबूत करने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। आगामी ईद और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए। पैदल गश्त के दौरान फ्लैग मार्च जैसी त्वरित गश्त भी आयोजित की गई। इस अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और क्षेत्रीय एसएचओ शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि यह गश्त आमजन को सुरक्षा का भरोसा देने के साथ संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने का भी संदेश देती है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज समस्त पुलिस स्टाफ, लोकल सीओ सभी के द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। इसका उद्देश्य आमजन, व्यापारी सभी से संवाद स्थापित करना, इसी तरह की आसूचना प्राप्त करना और आमजन में विश्वास पैदा करना और पुलिस दृश्यमान हो, ये इस तरह का मैसेज पब्लिक में जाए। और आगामी त्योहार, ईद और इसके मद्देनजर रखते हुए भी आज पैदल गश्त की गई है। आगे भी थाना स्तर पे भी इस तरह की पैदल गश्त संबंधित अफसरों और सीओ के द्वारा की जाएगी और आपको आगामी दिनों में पुलिस आपको दृश्यमान दिखेगी। तो हमारी नाकाबंदी पानी का हमारे चल रहे हैं पहले से, इसके साथ साथ हम और एक्सरसाइज करेंगे कि तो हमारे इंटरस्टेट नाके हैं, इंटरस्टेट नाके हैं और भी जो संवेदनशील नाके हैं, एरियाज हैं, उनके माध्यम से वहाँ पे आगामी दिनों में आपके इस तरह से नाकाबंदी और गश्त। वहीं राजस्थान राजसमंद में कुछ नेता केवल मंच तक सीमित रहते हैं, लेकिन बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी जनता के बीच जाकर अपनी अलग पहचान बना रही है। उनकी कार्यशैली और सीधे संवाद करने का तरीका
उन्हें खास बनाता है। कुछ महीनों पहले हुए सड़क हादसे में घायल होने के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से सक्रिय हो गई हैं। स्वास्थ्य लाभ के बाद उन्होंने क्षेत्र में दौरे तेज कर दिए हैं और आम जनता से लगातार मुलाकात कर रही हैं। हाल ही में आयोजित होती मिलन समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से आत्मीयता के साथ संवाद किया। उनकी सहजता और मिलनसार स्वभाव ने सभी का दिल जीत लिया। नववर्ष के मौके पर आयोजित वाहन रैली में विधायक ने खुद स्कूटी चलाकर हिस्सा लिया। उनका ये अंदाज कार्यकर्ताओं और युवाओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना। विधायक का ये ज़मीनी जुड़ाव और सक्रियता दर्शाता है कि वो केवल राजनीति नहीं बल्कि जनता के साथ सीधे रिश्ते बनाने में विश्वास रखती हैं। यही वजह है कि वो लगातार लोगों के बीच अपनी मजबूत और सकारात्मक छवि बना रही हैं। वहीं जिला कोटपुतली बहरोड में राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्क ने ग्राम प्रागपुरा में सहकार सुपर बाजार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राज्य मंत्री दक्क ने कहा कि सरकार से समृद्धि के तहत राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तहत हर पंचायत में सहकारी समिति स्थापित करने और गाँव को सहकारी आंदोलन का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने प्रागपुरा सहकारी समिति के लिए 500 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम और जल्द हार्वेस्ट उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सहकार मार्ट किसानों की समृद्धि और सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। विधायक कुलदीप धनखड़ ने बताया कि मार्ट के संचालन से क्षेत्र के लोगों को उचित दर पर दैनिक उपभोग सामग्री मिलेगी। अध्यक्ष उपेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री और विधायक का धन्यवाद किया। और यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बनी है इसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ अन्य कुछ लोकार्पण भी है। निश्चित रूप से यहाँ के समिति के अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी अपने विधायक निधि से यहाँ 15 लाख का जो सहयोग किया है। निश्चित रूप से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो किसी का व्यक्ति का नहीं होता है, ये एक सबके लिए, सब एक के लिए के भाव को लेकर के आगे चलता है। तो इस तरह के मूवमेंट्स जो है वो निश्चित रूप से कोऑपरेटिव के लिए एक मजबूत कदम है। और देश को जो प्रधानमंत्री जी 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो इसमें सहकारिता आंदोलन जो है उसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस तरह के कामों से ही आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा सकता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट से हर व्यक्ति को जोड़ करके उसके जीवन में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और यहाँ तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।